हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी। तो कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज के इस लेक्चर की हम बात करें। आज हम एक चैप्टर शुरू करेंगे और इस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जी हाँ, ये सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने डेवलपमेंट पढ़ा था, 2 पार्ट्स में है। अगर वो नहीं देखा तो वो भी देख लो, क्योंकि चैप्टर सारे जो है वो कनेक्टेड है ना। स्पेशली ये जो चैप्टर है वो डेवलपमेंट से कनेक्टेड है। तो आज इस चैप्टर का हम वन शॉट करने वाले हैं, मतलब एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, पहले से बता रहा हूं, पूरा डिटेल में नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, इसमें आप इतना जान लोगे कि हाँ, ये चैप्टर है किसके बारे में। तो हम जल्दी जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसमें जो बेसिक्स हैं वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा भाई, अनअकैडमी का जो आरंभ है वो शुरू हो गया है। तो जितने भी कोर्सेज हैं वो 14 अप्रैल तक 50% ऑफ पे मिल रहे हैं। 50% ऑफ पे मिल रहे हैं 14 अप्रैल तक। इन केस अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपको सीरियस होके थोड़ा सा पढ़ाई करनी है क्लास 10th में, तो आप मेरा जो कोड है AP05, इस कोड को यूज करके 50% आपको ये जो प्राइस है पे नहीं करना है, आपको 50% प्राइस जो है वो पे करने होंगे, ठीक है ना। सिस्टमैटिक वे में प्लस क्लासेस मिलती हैं और भी कई सारे फीचर्स हैं, आपको नोट्स वगैरह मिलते हैं, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं और वहां पे सबसे बड़ी बात जो होती है वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे प्लस कोर्सेज के, ठीक है। इन केस अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लस कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। चलिए तो चैप्टर को शुरू करते हैं। और ना मैं हमेशा बोलता हूं कि यार, जब भी किसी चैप्टर को पढ़ो थोड़ा सा नाम पे जाया करो। और ये जो चैप्टर है ना, ये पिछले वाले से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम पिछले चैप्टर पे थोड़ा सा जाएंगे। हमने पढ़ा था डेवलपमेंट के बारे में, और उसमें जब डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पे 2 चीजें आती हैं। एक तो उस कंट्री की इकोनॉमी, है ना, उस कंट्री की इकोनॉमी, और दूसरा उस कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमी। ये दोनों जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं चीजों को, थोड़े से बेसिक्स क्लियर करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और पेज ऐड करके थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए तो इस चैप्टर की हम थोड़ा सा बात करें तो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1। मेरी राइटिंग, आई एम रियली सॉरी, बहुत गंदी राइटिंग है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बस थोड़ा सा शब्दों को समझना, राइटिंग में थोड़ा कम ध्यान देना, ठीक है। चलिए, चैप्टर जो था, चैप्टर 1 जो था वो क्या था? डेवलपमेंट था, है ना। चैप्टर 1 डेवलपमेंट था, और डेवलपमेंट में हमने क्या कहा ना कि भाई किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, है ना, उस कंट्री की जो इकोनॉमी होती है, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए उस कंट्री की जो इकोनॉमी होती है ना, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, इकोनॉमी का मतलब क्या बताया था कि यार, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं पूरे देश में, पूरे कंट्री की मैं बात कर रहा हूं। आप दिन भर में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर लेते हो। आप स्कूल गए, आपने ऑटो वाले को पैसे दिए, फिर आप स्कूल में आपने कैंटीन से कुछ खाया, फिर आए आप, आपकी जो पिताजी हैं, फादर साहब जो हैं, वो भी कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर लेते हैं। तो ऐसी पूरे देश में हम बात करें जहां करोड़ों की आबादी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पर दिन भर में पता नहीं कौन कौन सी एक्टिविटीज होती होंगी। अब ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, ये किसी ना किसी एक्टिविटीज में तो हो रही होंगी ना। यानी कि मैं अभी आपसे बोलूं कि आपके पिताजी जो हैं, या तो वो फार्मर होंगे, किसान होंगे, यानी कि वो किसी एक ऐसे सेक्टर में होंगे जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। या फिर आपके फादर साहब मैन्युफैक्चरिंग में होंगे, यानी कि किसी भी चीज को उसको और बेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पिताजी का यहां पर कॉटन टेक्सटाइल में बिजनेस होगा, तो वो वहां पर कॉटन को टेक्सटाइल में कन्वर्ट करते होंगे, यानी कि कपड़े में बदलते होंगे, सूती कपड़े में। तो वो या तो मैन्युफैक्चरिंग में होंगे, या फिर किसी के फादर साहब जो होंगे वो सर्विस सेक्टर में होंगे, बैंकिंग में, टीचिंग। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सर्विस दे रहा हूं आपको, मैं किस में इंक्लूडेड हूं? सर्विस सेक्टर में। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये इकोनॉमी हमारी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, और इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। कि हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी जब हम स्टडी कर रहे हैं, भाई एक्टिविटीज कहां कहां पर कैसे कैसे हो रही हैं, तो उसकी स्टडी को ही हम इकोनॉमी बोलते हैं। अब ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं ये किसी ना किसी सेक्टर में हो रही होंगी। मैंने बोला जैसे कि यहां तो आपके पिताश्री जो होंगे आपके, वो फार्मर होंगे, या तो आपके पिताश्री मैन्युफैक्चरिंग में होंगे, या फिर आपके पिताश्री सर्विस सेक्टर में होंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया भाई, हमने जो इकोनॉमी है ना उसको अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्र में जो है डिवाइड कर लिया है।
सिंपल इज दैट। और उसी के बारे में जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हमने पहले चैप्टर में क्या जाना कि यार देखो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में उसकी इकोनॉमी जो होती है और उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में जब आपकी इनकम बढ़ रही होती है उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोल देते हैं। और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, यानी कि आप जिस भी सेक्टर में आपकी ग्रोथ हो रही है तो उसका मतलब क्या है, वो जो सेक्टर है वो भी ग्रोथ कर रहा है, तभी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना। फॉर एग्जांपल आपके पिताजी किसान है तो प्राइमरी एक्टिविटी में आएंगे, तो अगर वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में उनकी जो इनकम इंक्रीज हो रही है, तो उसका मतलब क्या है कि प्राइमरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, यही तो मतलब है ना। तो यहां पर हम पढ़ने क्या वाले हैं बेसिकली कि हमने क्या किया, हमने जो है ना अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। किसको भाई, सारे सेक्टर्स को, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको हमने अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड किया हमने, क्योंकि भाई पता कैसे चलेगा कौन सा सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कि भाई खेती करने वाले लोग ज्यादा कमा रहे हैं या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाले ज्यादा कमा रहे हैं, या फिर सर्विस देने वाले ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने अपनी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में जो है डिवाइड कर लिया, मेनली 3 सेक्टर, वैसे और भी होते हैं लेकिन जो मेन सेक्टर्स होते हैं वो 3 सेक्टर्स में जो हमने डिवाइड कर लिया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर एंड ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो इसी को हम देखेंगे और भी कई सारी चीजें जो है उस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको चैप्टर की जो आउटलाइन है वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होगी, है ना, समझ में आ गया। तो बेसिकली हम पढ़ने के वाले हैं, हम अलग अलग जो सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको हम एनालिसिस भी करेंगे कि भाई कौन सा सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दे रहा है, कौन सा सेक्टर से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, जीडीपी होती क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम जो है जानेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको चैप्टर की जो आउटलाइन है वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होगी। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर भाई, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को शुरू करते हैं। अब यहां पे वही लिखा हुआ है, अब जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया ना, देखो जो पीपीटी में लिखा हुआ है आपके लिए लाता हूं, वो समझने के लिए होता है, और जो मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहां पे देखो, यहां पे पहली बात यहां पे बोला गया है पीपल आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम जितने भी लोग हैं किसी ना किसी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज, सो वन वे ऑफ द डूइंग इज टू ग्रुप देम। मतलब जो भी एक तरीका क्या है कि हम इन एक्टिविटीज को जाने, तो उन्हें अलग अलग ग्रुप कर लो, आप अलग अलग सेग्रीगेट कर लो उनको, तो अपने आप पता लग जाएगा भाई कौन क्या कर रहा है, खेती कौन कर रहा है, फैक्ट्री में काम कौन कर रहा है, सर्विस कौन दे रहा है ना। तो उन्हें हमने अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। और इस ग्रुप के बेसिस पे हमने क्या किया भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब एक एक करके पढ़ते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी जो क्षेत्र होते हैं, जैसे हम बोलते हैं प्राथमिक गतिविधि। अब प्राइमरी सेक्टर्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है कि प्राइमरी सेक्टर में वो गुड्स आते हैं जहां पर हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का ही हम प्रोडक्शन करते हैं। यहां पर चीजों का बेस तैयार होता है। आपने कभी सुना है प्राइमरी स्कूल्स के बारे में, प्राइमरी स्कूल्स, उसमें प्राइमरी स्कूल्स में क्या होता है, बेसिकली बच्चों को बिठाना सिखाया जाता है। बच्चे जाते हैं, रोते हैं, है ना, फिर उनको थोड़ा सा उनकी जो नींव है, उनका जो बेस है वो बनाया जाता है, उसके बाद वो सेकेंडरी में जाते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी स्कूल से थोड़ा सा कनेक्ट करना। तो यहाँ पे प्राइमरी गुड्स क्या होते हैं, यहाँ पे बेस बनता है चीजों का, है ना। आपने फॉर एग्जाम्पल शुगर केन की खेती की, आपने फार्मिंग करी, आपने किसकी, शुगर केन, गन्ने की। अब गन्ना क्या है, गन्ना आपने जो खेतों में उगाया है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। अब ये गन्ने वाले एग्जांपल को थोड़ा सा कनेक्ट करते रहना, मैं आगे भी इसका ही एग्जांपल लेके आपको चीजों की समझाने की कोशिश करूंगा, गन्ने वाला एग्जांपल, ठीक है, शुगर केन का। तो यहाँ पे वही चीज एक्टिविटीज हो रही है, यहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, सिंपल इज दैट। तो देखो, सो व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, इट्स एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या हो रहा है, ज्यादातर हम जो काम कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है, तो हम इसको एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर भी हम इसे बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो माइंस होती है, माइनिंग जो होती है ना, और जो हम मिनरल रिसोर्सेज की माइनिंग करते हैं, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। आप कहोगे सर ये क्यों हुआ, क्योंकि बेटा वो भी तो मतलब प्राइमरी है ना, वो भी तो एक नेचर से ही हमें मिल रहा है ना। अब जो आपको कोयला मिल रहा है, कोल, आयरन ओर, पेट्रोलियम, ये सब क्या है भाई, ये नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये ऐसा तो है नहीं इंसानों ने बनाए हैं, ये तो एज अ नेचर का गिफ्ट है हमें। तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो ये एग्जाम में आ जाता है, माइनिंग इज अ पार्ट ऑफ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सेकेंडरी सेक्टर लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा हाँ, आपने क्रूड ऑयल को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वो अलग बात है, वो इट्स अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। लेकिन क्रूड ऑयल जो मिला है ना आपको, क्रूड ऑयल क्या हो गया, तो क्रूड ऑयल जो आपने निकाला है जमीन से, इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, बेसिकली यहाँ पे हम चीजों का बेस बनाते हैं, यहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्राइमरी। यहाँ पे हम चीजों का बेस बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है। आई होप आपको प्राइमरी सेक्टर का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। और हमारा जो शुगर केन वाला एग्जांपल जो है ना,
वो ना थोड़ा सा पकड़ के रखना, अभी मैं फिर से आऊंगा उस पर। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंडरी सेक्टर पे। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, अब यहां पे हो क्या रहा है सेकेंडरी सेक्टर में? अब सेकेंडरी सेक्टर में हो ये रहा है कि जो प्राइमरी सेक्टर में बेस बनाना चीजों का, अब उस बेस को हम उसका फॉर्म चेंज करेंगे कि अच्छा सर कैसे? ले लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शुगर केन। अगर मैं शुगर केन का एग्जांपल लूं तो शुगर केन में क्या है? शुगर केन में क्या है? शुगर केन इट्स अ पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स भाई। नेचुरल तो है यार, क्योंकि गन्ने की जो खेती होती है वो कहां पर होती है? सॉइल में होती है, उसमें ह्यूमंस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन जब उस गन्ने की आप चीनी बना देते हो, उस गन्ने की आप जैगरी बना देते हो, उस गन्ने का आप गुड़ बना देते हो, ये सारे पार्टी तो है, सारी गन्ने से बनते हैं। तो लेट्स से कि आपने उस गन्ने की चीनी बना दी, शुगर बना दी, तो उसमें पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ होगा, है ना? पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि चीनी पेड़ पे लगती है, चीनी बनती किससे है? गन्ने से। अब गन्ने को पूरा प्रोसेस किया जाता है ना, मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, और उसका फॉर्म पूरा चेंज कर दिया जाता है, बेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। और यहां पे क्या इन्वॉल्व होता है? यहां पे मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होती है। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। समझ में आ गया? तो ये समझ में आ गया होगा। वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। तो कौन सा एग्जांपल लूंगा मैं? कॉटन का। अब कॉटन जो होती है वो पेड़ पे लगता है। कॉटन आपको पता है, कॉटन का पौधे होते हैं, कॉटन की खेती होती है, फार्मिंग होती है कॉटन की। अब कॉटन जो है उसको हम क्या बोल देते हैं? रॉ कॉटन बोल देते हैं, कच्चा कपास बोलते हैं इसको। लेकिन अब उस कॉटन का क्या बनता है? अब ये जो टी शर्ट मैंने पहन रखी है किसकी है? कॉटन की है, ऑब्वियस सी बात है कॉटन की है। अब ऐसा तो है नहीं ये जो टी शर्ट है ये पेड़ पे लगी हुई मिली होगी। अब वो जो रॉ कॉटन है उसका फॉर्म चेंज किया गया होगा, उसके बाद जाके ये कॉटन बनी होगी। क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सिलाई कटाई बुनाई वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बाद जाके कोई एक प्रॉपर एक आपका ब्रांड तैयार होता है, क्लॉथ तैयार होता है ना? ये टी शर्ट की हम बात करें तो भाई इसमें भी बहुत सारी प्रोसेस लगी होंगी। तो वो क्या हो गया? वो पार्ट हो गया हमारे सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक है ना? तो सेकंड स्टेप क्या हो जाता है हमारा? सेकंड स्टेप हो जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसे बोलते हैं। तो भाई बहुत सारे जो लोग हैं वो इस सेक्टर में भी लगे होंगे, है ना? जो इसका काम करते होंगे, जिसका काम होगा चीनी बनाना, जिसका काम होगा टेक्सटाइल मार्केट का काम होगा जिसका, है ना? तो ये सारी चीजें किसका पार्ट हो जाती हैं? सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाते हैं। तो देखो पढ़ो, वही लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा, बस मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आपको, समरी थोड़ी सी इसको कंसाइज फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया आपको। पढ़ो यहाँ पे, कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं? बेसिकली यहाँ पे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको उनकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, है ना? दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इट इज नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, है ना? इसको हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं इसको। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम। तो ये जो चीज है मैन्युफैक्चरिंग वाला जो काम है कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं फैक्ट्री में हो, आपके घर में भी हो सकता है ना? आपके वर्कशॉप पे भी हो सकता है। और उसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। तो उसके अलग अलग नाम है, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है ना? या फिर अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो ये आप अलग अलग नाम लिखोगे कि इसको ये भी बोलते हैं, उसको ये भी बोलते हैं, तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान देने वाली है। अच्छा, अब लास्ट में आ जाओ, जो सेकेंडरी और प्राइमरी इन दोनों को कनेक्ट करता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं टर्सरी सेक्टर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ने का काम करता है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं टर्सरी सेक्टर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। अच्छा, फिर से वो शुगर केन का एग्जांपल ले लो। आप कहोगे सर कितना शुगर केन, मतलब मेरे को तो शुगर हो गई। नहीं, शुगर केन का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने शुगर केन आपको बताया था। ठीक है, तो शुगर केन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो शुगर केन क्या है? अब शुगर जो है, शुगर केन है गन्ना, है ना? अब किसी फार्मर ने फार्मिंग की शुगर केन की, अब उसके लैंड, जहां उसका लैंड है, जहां उसकी जमीन है, वहां से गन्ने को मिल तक ले जाने के लिए, जो शुगर मिल है वहां तक ले जाने के लिए भाई सर्विस तो लगेगी ना, कोई ट्रक ट्रैक्टर वगैरह तो जाएगा ना। तो वो जो ट्रक वाला है या फिर ट्रैक्टर वाला है, वो किसका पार्ट हो गया? वो जो है सर्विस सेक्टर का पार्ट हो गया, वो टर्सरी सेक्टर का पार्ट हो गया। और ये तो सिर्फ एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैं क्या कर रहा हूं आपको, मैं जो हूं, मैं किस सेक्टर में आता हूं? आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर आप किस सेक्टर में आते हो? तो मैं सर्विस सेक्टर में आता हूं। आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर, क्योंकि मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं होती। यहां पे सिर्फ हम सर्व करते हैं, सर्विस देते हैं। बैंक वाले क्या हो गए? बैंक में जो काम करते हैं, बैंक से आप लोन लेते हो, पैसा लेते हो, पैसा डिपॉजिट करते हो, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। आईटी सेक्टर जो होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं, ये सब क्या हो गए? ये भी सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है। और सर्विस सेक्टर की हम बात करें, इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा सेक्टर है? तो सर्विस सेक्टर ही है, टर्सरी सेक्टर है। और जीडीपी में भी जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का ही है, टर्सरी सेक्टर का ही है। दोनों सेम ही है, मतलब दोनों का, मतलब जो सर्विस सेक्टर है
उसका नाम अदर है, वैसे टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी इन्हीं भाई साहब का है। तो ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है ना। तो हमने तीनों जो है बहुत ही सरल भाषा में जो है समझ लिया है, बहुत ही लेमन भाषा में समझाया मैंने। इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता सर जो सिंपल लैंग्वेज में कोई एक्सप्लेन कर सकता है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट हाँ बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होना तो बस शुगर केन वाला एग्जांपल देख लेना। शुगर केन में क्या देखना है भाई, कुछ नहीं भाई, शुगर केन क्या है, शुगर केन क्या है, प्राइमरी सेक्टर भाई, फार्म, उसकी गन्ने की खेती होती है, लेकिन उसको वहीं उसकी चीनी जैगरी गुड़ बना दिया जाता है, वो क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। लेकिन भाई गन्ने को खेत से मिल तक पहुंचाने के लिए किसकी जरूरत होगी, ट्रैक्टर की, ट्रक की, तो वो क्या हो गया, वो हो गया टर्सरी सेक्टर, ठीक है। सर्विस वाला काम सारा इसी में आ जाता है, क्लियर हो गया ना। तो भाई यहां पे हेल्प का काम कौन कर रहा है, दोनों सेक्टर को सर्व कौन कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी को, तो टर्सरी सेक्टर कर रहा है, ठीक है ना। सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो भाई यहां पे एक चीज याद रखना कि भाई जो डेवलपमेंट हो रहा है ना प्राइमरी सेक्टर का और सेकेंडरी सेक्टर का, इन दोनों की डेवलपमेंट में काम किसका है, टर्सरी सेक्टर। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि तीनों जो सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है यार, कोई भी एक बिना किसी के चल नहीं सकता, ना टर्सरी सेकेंडरी के बिना, ना सेकेंडरी प्राइमरी के बिना। तो ये तीनों जो है इंटरडिपेंडेंट। अगर इन दोनों की ग्रोथ नहीं होगी तो इसकी ग्रोथ कैसे हो जाएगी, अगर ये नहीं होगा तो इन दोनों की ग्रोथ कैसे होगी, समझ में आ गया। चलिए, सो दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डोंट प्रोड्यूस अ गुड्स बट दे आर एन एड का मतलब क्या होता है, हेल्प प्रोवाइड करवाना, ठीक है, एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये एड प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स, सो द टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। तो यहां पे क्योंकि सर्विस सेक्टर में या टर्सरी सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं होता, यहां पे हम सर्व करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, ठीक है, सिंपल है। अब यहां पे थोड़ा सा क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और हमारी जो है कंपेयर करने की आदत है, तो हम कंपेयर भी करेंगे भाई। एक बात तो बताओ कि आपने सर तीनों सेक्टर्स के बारे में बता दिया, लेकिन तीनों में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, प्राइमरी का है, सेकेंडरी का है, टर्सरी का है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई तीनों में से कंट्रीब्यूशन पैसा कौन कमा के दे रहा है, काम कौन दे रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है, सर ये तो बताओ। तो तीनों सेक्टर्स को ना हम कंपेयर करेंगे। अच्छा, अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर पिछले 100 साल का अगर आप डेटा देखोगे, तो पिछले 100 साल के डेटा में यहां पर यह पता लगता है कि जो डेवलप्ड नेशन है आज के टाइम पर, जेएनडी की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान समय की बात कर रहा हूं मैं, कि आज जो डेवलप्ड नेशन है लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, अगर 100 साल का इनका डेटा उठा के देखोगे ना आप, तो यहां पर एक मेजर ट्रांजिशन आया है। मेजर ट्रांजिशन किस चीज का आया है कि लोग जो थे पहले वो प्राइमरी एक्टिविटी में थे, धीरे धीरे वो मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट हुए, फिर वो सीधा टर्सरी में आ गए। तो यहां पे ये देखा जाता है कि अगर कोई भी डेवलप्ड नेशन है, अगर कोई भी नेशन जो है डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां पर एक ट्रांजिशन इस चीज का दिखता है, वहां लोग प्राइमरी से शिफ्ट होते हैं किस पे, टर्सरी। और वहां पे एक चीज और होती है, वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट होता है ना, मतलब जितने भी डेवलप्ड नेशन है वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट भी होता है, जो काम होता है, वो कौन सा सेक्टर देता है, वो भी टर्सरी सेक्टर ही ज्यादा देता है। अब थोड़ा सा इंडिया की हम बात करेंगे, इंडिया का डेटा कैसा है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, वो हम आगे पढ़ेंगे भी, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो इंडिया में एक चीज तो ठीक है, मतलब जीडीपी की हम बात करें तो अगर आप 1970 का डेटा देखोगे और 1970 का और अभी का डेटा देखोगे, 2013-14 का डेटा देखोगे, तो यहां पे आपको पता लगेगा कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो हमारे सेक्टर का बहुत ज्यादा है, मतलब टर्सरी सेक्टर का बहुत ज्यादा है। और ये ट्रांजिशन हुआ है मेजर, क्योंकि पहले हम अगर 1972 का डेटा देखोगे तो उस टाइम पर सर्विस सेक्टर बहुत कम था कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, लेकिन आज के टाइम पर 70% से ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का ही है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आती है इंडिया में, प्रॉब्लम ये आती है कि जो एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, बट व्हेन इट कम्स टू द एम्प्लॉयमेंट, तो यहां पर सर्विस सेक्टर जो है ना वो बहुत पीछे है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड अभी भी कौन ज्यादा करवा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन अभी भी ज्यादा टर्सरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर का नहीं है। तो ये बेकार चीज है, ये एक नेगेटिव चीज है। आप कहोगे सर ठीक है, अगर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नहीं, अगर टर्सरी सेक्टर का या फिर सर्विस सेक्टर का इतना एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर किसका है, मैं बोलूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो अच्छी बात है, प्राइमरी सेक्टर तो नौकरियां दे रहा है ना लोगों को, लेकिन बेटा प्राइमरी सेक्टर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो ये होती है कि वहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है, वहां पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है। अब आप कहोगे सर ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसको हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझो दो चीजें होती हैं, होता है जीडीपी, जीडीपी का भी मतलब समझेंगे हम, और दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट, काम कौन दे रहा है। तो अगर मैं जीडीपी की कंट्रीब्यूशन की बात करूं, ये जीडीपी बहुत सुना होगा आपने कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो इतने % है पर ईयर की, हमने जो है चाइना को क्रॉस कर दिया इस साल, तो हमारी जो ग्रोथ थी वो 8 थी, शायद 7.5 8 के लमसम थी, चाइना की कम थी।
तो हमने चाइना को इस बार पीछे कर दिया। इंडिया इज द फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन इन द वर्ल्ड, तो ये सुना होगा जीडीपी में सबसे ज्यादा आगे हम ही है। तो जीडीपी क्या होती है इसका भी बारे में बताऊंगा मैं आपको। और दूसरी चीज ये है कि जीडीपी का तो ठीक है, उसका डेटा ठीक है कि भाई टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, लेकिन भाई काम के मामले में, काम देने के मामले में, रोजगार के मामले में टर्सरी सेक्टर बहुत पीछे है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, तो यही सारी जो चीजें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा मैं समरी दे देता हूं ताकि आपको पूरी जो चैप्टर की आउटलाइन है वो क्लियर हो जाए। अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलो अब वही लिखा हुआ है सब, है ना, देखो पढ़ के देखो। सो द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये यहाँ की हम बात करें ना, अगर मैं तीनों सेक्टर की बात करूं, ये लार्ज नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं हर साल। ऑल्सो द थ्री सेक्टर हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनमें लगे हुए हैं। तो दो चीजें हो जाती हैं भाई, अब जो लगे हुए हैं तो उनमें रोजगार भी तो होगा ना, एम्प्लॉयमेंट भी तो होगा ना, कौन सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच अदर। तो यहाँ पे दो चीजें आ रही है ना, तो अगर आप थोड़ा सा ब्रेक करोगे, आप इस चीज को थोड़ा सा ब्रेक करोगे, वही चीज तो आ रही है ना कि भाई यहां पर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देयर इज हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, है ना। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोल देते हैं, जीडीपी बोल देते हैं। जीडीपी की अभी डेफिनेशन देखेंगे, है ना। और दूसरा क्या आता है, दूसरा हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर, मतलब हर एक सेक्टर में लोग काम कितना कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो वही दो चीज जो है हम देखते हैं, तभी हम डेटा को कंपेयर करते हैं। तो जीडीपी देखते हैं कि कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका जो टोटल होता है, उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी बोल देते हैं। और दूसरा भाई काम कितना मिल रहा है, सिंपल इज दैट। क्लियर हुआ, फटाफट से बताइए। आई होप आपको इतनी चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। इनकेस अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है और थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है या फिर मैंने कैसा पढ़ाया थोड़ा सा लिख दिया करो, मोटिवेशन आता है मेरे को भी थोड़ा सा, है ना। चलिए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, एक अब पढ़ो क्या लिखा हुआ, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। अब यहां पे लिखा हुआ है कि यार ठीक है, अब यार इतनी सारी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारे, तुम ये पता कैसे लगाएंगे कि कितना जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। इतना सारा हो रहा है भाई हर सेक्टर में, चाहे मैं प्राइमरी की बात करूं, चाहे मैं सेकेंडरी की बात करूं, चाहे मैं टर्सरी की बात करूं, इनमें भारी मात्रा में सर्विसेज का और गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हाउ डू वी कैलकुलेट, कैसे हम कैलकुलेट करें। अब यहां पे थोड़ा सा देखना क्या लिखा हुआ है। सो विद सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क। लाखों करोड़ों जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, तो ये कैलकुलेट करना मे बी इंपॉसिबल हो सकता है। लेकिन टू गेट अराउंड द प्रॉब्लम, इकोनॉमिस्ट सेज दैट वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। एक बहुत ही लॉजिकल बात करी गई है। यहां पे क्या बोला गया, ये जो पॉइंट है ना, इसका मतलब समझना बहुत ही डीप पॉइंट है ये। यहां पे बोला गया है कि सुनो, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे बोला गया है, ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। क्या बोला गया है सर, यहां पे बोला गया कि हम ना नंबर्स को काउंट नहीं करते, कितने नंबर ऑफ गुड्स और कितने नंबर ऑफ सर्विसेज दी गई हैं वो काउंट नहीं करेंगे, हम उसकी वैल्यू काउंट करेंगे। सर समझाओ, एग्जांपल से समझाओ। मान के चलो एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी। ए ने एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि साल की 500 कार बनाती है ना। एक कार जो है 5 लाख रुपए की है, 5 लाख की है, ठीक है। और बी जो कंपनी है वो शू बनाती है और ये एक साल का लगभग 10,000 शू बनाते है ना। और एक जोड़ी जो शू है उसकी जो प्राइस है वो है लगभग 300 रुपए, ठीक है, 300 रुपए प्राइस है ना। तो नंबर ऑफ कार कितनी है, कार एंड शू, तो ये 500 है और ये 10,000 है। और प्राइस क्या है इसकी, प्राइस ये है। तो टोटल कितनी वैल्यू हुई इसकी, 5 लाख की एक कार है, तो 1 2 3 4 5 25 करोड़ की कार है ना। तो भी मैं काउंट करूं 25 करोड़ की जो है ये कार वैल्यू है ये। और यहां पे देखें तो 30 लाख के जूते हैं, 30 लाख के जूते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, हम वैल्यू काउंट करेंगे, मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काउंट करेंगे, मेरा मतलब यह है हम ये काउंट करेंगे या फिर नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काउंट करेंगे। अगर आप देखोगे, अगर हम नंबर्स काउंट करेंगे तो ये फिगर तो गलत आएगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये सिर्फ 500 कार है और ये देखो ये 10,000 जूते हैं।
तो ये तो हमें गलत फिगर मिलेगा ना। अगर हम देखेंगे भाई 10,000 जूते, तो भाई नंबर्स पर अगर हम जाएंगे तो नंबर्स के हिसाब से तो ये बहुत आगे हैं, लेकिन अगर प्राइस के हिसाब से जाएंगे, टोटल प्राइस क्या है, तो इसका देखो 25 करोड़ है, कहां 25 करोड़, कहां 30 लाख, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि हम ना नंबर्स को काउंट नहीं करते। जब भी हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं ना, तो वहां पर हम नंबर्स को काउंट नहीं करते। किसको काउंट करते हैं, तो सर हम यहां पर वैल्यू को काउंट करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज दी गई है ना, उसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि लॉजिक नहीं है ना, सोच के देखो, हम नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, सही नंबर यहां पे सही हमें फिगर नहीं मिलेगा ना। अब सुनो, यहां पे आप थोड़ा सा जीडीपी का नंबर, जीडीपी का मतलब समझ लो। जीडीपी का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सुनो यहां पे, टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। अच्छा, अब यहां पे ना आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए सर, कि ठीक है, टोटल वैल्यू जो भी हमारे तीनों सेक्टर से जो भी सर्विसेज और गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। लेकिन मैंने यहां पे टोटल वैल्यू नहीं लिखा, मैंने बोला टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल का मतलब क्या होता है, जो एंड कंज्यूमर के हाथ में जाएगी, है ना। कोई जो चीज है वो पहले रिटेलर के पास थी, पहले वो होलसेलर के पास थी, वो रिटेलर के पास गई, उसके बाद वो कंज्यूमर के पास गई। तो कंज्यूमर को उसकी वैल्यू क्या पड़ रही है एंड में, वो वैल्यू जो हम लेते हैं। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ, फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ, फटाफट से बताइए जल्दी से। 1 सेकंड रुक जाओ बेटा, 1 सेकंड। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है ना। अब यहां पे थोड़ा एक एग्जांपल देख लें सर, इसका भी एग्जांपल दे दो। फाइनल वैल्यू का मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हम फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो वैल्यू कंज्यूमर के हाथ में गई है। इसका लास्ट एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पूरे ना कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, एंड तक नहीं भूलोगे आप। अब फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है, मान के चलो एक वुड कटर था, ठीक है, एक वुड कटर था, है ना, यानी कि लकड़हारा था एक, है ना। इसने क्या किया, इसने जो है एक पेड़ काट दिया, है ना, और इस पेड़ से, ड्राइंग बहुत बेकार है तो प्लीज ड्राइंग पे जज मत करना मेरे को, ठीक है। उसने जो है ये कुछ वुड्स को काटा उसने। अब ये जो वुड्स है ना, उसने किसको दे दी, उसने जो है 1000 रुपए में एक कारपेंटर को दे दी, कारपेंटर। और ये ना, ये बहुत अच्छे बैट्स बनाता था, बैट्स आप खेलते हो ना, बैट्स, तो बैट्स इसने एक बढ़िया सा इसने बैट बना दिया, है ना। एक बढ़िया सा इसने बहुत ही बढ़िया बैट बना दिया, क्योंकि लकड़ी बहुत अच्छी थी। और इसने ये बैट जो है ना, इसने जो बैट जो है वो 2000 रुपए में किसको बेच दिया, एक होलसेलर। होलसेलर कौन होते हैं, बेसिकली जो एकदम बहुत ही भारी मात्रा में जो है माल को खरीद लेते हैं, है ना, बहुत ही एक मतलब एक लार्ज क्वांटिटी में जो माल को खरीदते हैं ना, उन्हें होलसेलर बोल देते हैं। मतलब ये थोक में खरीदते हैं, आपने सुना होगा थोक का माल है, मतलब बहुत ज्यादा इकट्ठा आ जाता है। तो इसने होलसेलर ने इसे 2000 रुपए में, कारपेंटर ने होलसेलर को 2000 रुपए में बैट बेच दिया। और ये जो होलसेलर था, ये बैट्स का होलसेलर बिजनेस था, मतलब इसका बैट्स का होलसेल का बिजनेस था। ये थोक में बैट्स को बेचता था, इसका बिजनेस ही यही था। अब इस होलसेलर ने एक रिटेलर को ये जो बैट है ये कितने में बेच दिया, ये 3000 में बेच दिया, है ना, किसको, एक रिटेलर को। और रिटेलर कौन होते हैं, जिससे कंज्यूमर खरीदने जाता है। ये दुकान वाले जो भैया होते हैं, जिससे आप खरीदने जाते हो, वो रिटेलर होता है, उसको बेच दिया। उसको कितने का बेचा, 3000 का। और एट द एंड, एट लास्ट, आपके अमित भैया जो कि क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन है, वो गए और ये 4000 में जो बैट है, ये बैट वो ले आए। कहां पर ले आए, अपने घर पर। तो एट द एंड, एट लास्ट, अमित भैया को एक बैट कितने का पड़ा, 4000 का पड़ा। ये बैट कितने का पड़ा, 4000 का। अब मैं ना आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं, ठीक है ना। सिचुएशन क्या रखूंगा मैं आपके सामने, थोड़ा सा यहां पे चलो यहां पे बना लेते हैं, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, है ना। भाई साहब ने 1000 रुपए की लकड़ियां बेच दी इसको, है ना। इन भाई साहब ने बैट बना दिया कितने का, 2000 का बेच दिया बैट बना के। इन भाई साहब ने 3000 में टेलर को बेच दिया, और फाइनली 4000 में आपको अमित भैया को पड़ा, है ना। टोटल कितना हुआ, 4 3 7 2 9 1 10, 10,000 का, है ना।
अब ये बताओ जो फाइनल वैल्यू है, अगर आप जीडीपी काउंट करोगे, सोच के देखो मैं ऐसी सिचुएशन में आपको जीडीपी काउंट करने के लिए बोलूं, तो आप अगर जीडीपी काउंट करोगे वो ये नंबर पे करोगे या फिर फाइनल जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। सोचना, थोड़ा सा पॉज करो वीडियो को और सोचो थोड़ा, अगर ये 4000 आएगी या फिर 10,000 आएगी। अगर किसी ने बोला 10,000 आएगी तो उसकी पिटाई कर दूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक लगाना। 10,000 आ ही नहीं सकती बेटा, क्यों नहीं आएगी? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये आ सकता है एग्जाम में आ सकता है। तभी तो मैंने बोला ना, थोड़ा सा एम्फसाइज इस पे किया मैंने, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल ईयर, इट्स कॉल्ड जीडीपी। फाइनल वैल्यू ये है भाई, जो मेरे पास मेरे को पड़ी है। अब सोच के देखो, मैं ये वैल्यू लेता, 10,000 वाली वैल्यू लेता, तो सोच के देखो ना, ये 1000 रुपए जो है, इस 2000 में 1000 रुपए जुड़े हुए हैं, इस 3000 में ऑलरेडी ये जो 2000 रुपए हैं जुड़े हुए हैं, ये जो 4000 का मेरा जो बैट आया ना, इसमें 3000 रुपए ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो ये डबल काउंटिंग हो जाती है ना, हर चीज को हम दो बार काउंट कर लेते, और अगर हम 10,000 वैल्यू काउंट करते तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आती। ये सही फिगर नहीं आता, एक रॉन्ग फिगर था, इससे सही जीडीपी का फिगर नहीं आता, क्योंकि हर चीज को हम दो बार जोड़ लेते। तो जो वैल्यू फाइनल कंज्यूमर को पड़ती है ना, वो वैल्यू हम काउंट करते हैं, हर वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। सिंगल वैल्यू काउंट कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और यहां से हम जीडीपी कैलकुलेट करना शुरू कर देते, यहां से करना शुरू कर देते, तो फिर 10,000 जीडीपी आती, लेकिन एट द एंड तो सही फिगर नहीं होता ना, हर चीज को आप दो बार जोड़ लेते। तो जो कंज्यूमर के पास एंड में गया, जहां पे कंज्यूमर रुक गया, वो जो चीज है वो किसमें आएगी? वो जीडीपी में आएगी, ठीक है। तो सही वैल्यू क्या होगी? ये होगी, बिकॉज प्रॉब्लम ऑफ, इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, है ना, तो हम फाइनल वैल्यू लेते हैं, डबल काउंटिंग, ठीक है। तो इतनी चीजें जो आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। मे बी देखो एग्जांपल्स क्या होता है, एग्जांपल्स से ना आपको चीजें क्लियर हो जाती है, कॉन्सेप्ट जो है ना समझ में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब जो है हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। भाई सारी जो चीजें मैंने आपको बता दी, ये जो मैंने बताया पूरा एक्सप्लेन किया ना मैंने आपको, ये सारा लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे को पीपीटी में पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, मतलब वो आपके लिए ले आता हूं मैं, क्योंकि ऐसे खाली आ जाऊंगा तो शायद अच्छा ना लगे, तो इसलिए मैं पीपीटी ले आता हूं, वरना मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी पीपीटी में देख के पढ़ाना। देखो वही लिखा हुआ है, so with so many thousands of goods and services produced, you might think this is impossible। तो यहां पे मैंने क्या बता दिया आपको, यहां पर हम एक्चुअल नंबर्स को काउंट ना कर हम वैल्यू को काउंट करते हैं, है ना, वही एक सही तरीका है ना। अब यहां पे देखो लास्ट में, हाँ, जो लास्ट वाला जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है ना, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यहां पे वही लिखा हुआ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सो वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक नोट, एवरी गुड्स और सर्विसेज दैट इज produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the final goods and services, है ना। यहां पे क्या लिखा हुआ कि हर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस जो हुई है उसको काउंट करना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम किसको काउंट करते हैं? फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही काउंट करते हैं। तो ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्यों, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें वो क्लियर हो गई होंगी। और हाँ, यहां पर देखो व्हाई आर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट, तो ये इसका रीजन मैंने आपको बता दिया पूरा। इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू हम नहीं लेते, हम फाइनल वैल्यू लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनमें वैल्यू जो है इंक्लूडेड होती है, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग फेस करनी पड़ सकती है हमें, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें वही लिखी हुई हैं, देखो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जीडीपी बोल देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। सो इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शोज हाउ बिग इकोनॉमी इज। ऑब्वियस सी बात है, जब अब तीनों ही सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, वो एक सही फिगर दिखा देते हैं भाई, है ना, कि भाई जीडीपी क्या है, मतलब इकोनॉमी कैसे चल रही है। तो जीडीपी एक आपको एक आईना दिखाता है कि आपकी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी चल रही है, सिंपल इज दैट, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान देना कि अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा ना कि सर ये जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है? तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो जो अदर मिनिस्ट्री जो होती है उनके साथ मिलकर पूरा डेटा होता है उनके पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट is responsible for the calculating the GDP in India. Okay, so this ministry with the help of various government departments, अलग-अलग जो government departments होते हैं उनसे data collect करती है, और on the basis of these datas they calculate GDP. Okay, तो यहाँ पे इतनी जो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये भी बता दिया था हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर, जो हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं सेक्टर्स में, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पिछले 100 साल में जो चेंजेस हुए हैं उससे तो ये लगता है कि भाई प्राइमरी से एक ट्रांजिशन आया टर्सरी की ओर। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर आप 100 ईयर का डेटा देखोगे तो यहाँ पे एक शिफ्ट हुआ है ना, शिफ्ट हुआ है किसमें? सेकेंडरी टू टर्सरी, मतलब प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्सरी, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे आज के टाइम पर हमारे देश की भी हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है? सर्विस सेक्टर है, बिकॉज सर्विस सेक्टर is contributing more in GDP as compared to any other sector,
ठीक है, तो देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर, दिस इज द जनरल पैटर्न ऑफ ऑब्जर्व इन द डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पे एक जनरल एक पैटर्न देखने को मिला है कि जितने भी वर्किंग पीपल होते हैं, लोग जो होते हैं, वो किसी डेवलप्ड इकोनॉमी में टर्शरी सेक्टर में ही जो है काम करते हैं। अब मेरे को हर चीज ना डबल बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। अब डेटा देखोगे ना, इफ यू लुक एट द डेटा, तो यहाँ पे देखो ये डेटा कब का है भाई, ये वाला डेटा जो है, ये डेटा है 1970 से 74 का। अब यहाँ पे आप कॉन्ट्रीब्यूशन देखो जीडीपी का, कितना कम है, कितना कम है। टोटल जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट होगा यहाँ पर 6 लाख करोड़ का होगा, और जिसमें जो आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, एग्रीकल्चर सेक्टर का है ना, और सेकंड पे कौन है, टर्शरी सेक्टर। लेकिन इफ यू लुक एट द डेटा ऑफ 2013-14, तो यहां पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका है भाई, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यहां पर जीडीपी में टर्शरी सेक्टर का। और अभी आप देखोगे अभी 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल में जो डेटा है और भी ज्यादा इंप्रूव हुआ होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? फटाफट से बताइए जल्दी से, बहुत ही अच्छे, मतलब कमेंट करते रहे। ऑलरेडी ऑल्दो ये रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लाइव वाली फील दे रहा हूं मैं आपको, चीजें क्लियर होनी चाहिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अपने रिव्यूज दे देना, अगर समझ में ना आए, कुछ भी डाउट हो तो आप एक बारी कमेंट सेक्शन में आप अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने ना यहाँ पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किस चीज पे किया है, तो आप टर्शरी सेक्टर पे ही बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया मैंने। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं ना, टर्शरी सेक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस बड़ी क्यों है, क्योंकि पहला रीजन तो बहुत ही लॉजिकल है कि भाई जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, पैसा कौन कमा के दे रहा है सबसे ज्यादा, हमारा टर्शरी सेक्टर। जैसे हम बेसिक सर्विस की बात करें, जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज, है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हम बात करें, डिफेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें, बैंक, इंश्योरेंस, ये सब क्या है भाई, These all are the part of सर्विस सेक्टर। और इनके बिना हम इकोनॉमी को चलाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सोच के देखो, बिना हॉस्पिटल्स के, बिना स्कूल्स के, बिना ये जो टेलीग्राफ की सर्विसेज, पुलिस की सर्विसेज, इसके बिना काम कैसे चलेगा, बिना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कैसे काम चलेगा, सोच के देखो जरा, है ना। डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। दूसरी बात तो यही है कि भाई अगर ठीक है आपको प्राइमरी और सेकेंडरी को भी ग्रो करवाना है, तो उसमें पूरा किसका रोल है, टर्शरी सेक्टर का। मैंने बोला ना, कनेक्शन कि बीच में खड़ा हुआ टर्शरी सेक्टर, इधर एक हाथ में है सेकेंडरी, एक हाथ में प्राइमरी, इन दोनों को पकड़ने का काम और दोनों को मिलाने का काम कौन कर रहा है, टर्शरी सेक्टर कर रहा है। सिंपल सी बात। तो देखो यहाँ पे लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड लाइक एज वी ऑलरेडी सीन। तो ये सब आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। राइज इन इनकम लेवल। अब जैसे आप देखोगे ना, राइज इन इनकम लेवल का मतलब क्या है कि आप देखोगे मोस्ट ऑफ द जो स्किल्ड वर्कर्स जो हैं, वो किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। और टाइम के साथ साथ देखा गया है, जो लोग टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, उनकी एक इनकम, उनकी जो इनकम है ना, उसमें सडनली बहुत ही राइज देखने को मिला है। क्योंकि सर्विस आप किसी को दे रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी भाई, है ना। जो बैंकिंग के लोग हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं, आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे को देख रहे होंगे जो आईआईटी वाईआईटी का एग्जाम देना चाहते होंगे, है ना। वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करेंगे, करोड़ों के पैकेज लगते होंगे। तो आपका काम भी क्या होता है, आपका काम भी सॉफ्टवेयर सर्विसेज का काम होता है भाई। आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आप प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहे हो ना। तो यहाँ पे ये भी देखा है कि भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूं टर्शरी सेक्टर में ना, इनकम भी राइज देखने को मिली है। ठीक है, और बहुत सारी टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, उसके साथ साथ आप देखोगे न्यू सर्विसेज में ऐड हो रही हैं। जैसे जैसे अभी हम बात करें, ये चैट जीपीटी हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें, एआई हो गया, तो कई सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जो इसमें जगह बना रही हैं। आईटी सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे नई नई जो सर्विसेज भी हैं वो भी यहाँ पे ऐड ऑन हो रही हैं। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात हो रही है इनइक्वालिटी इन टर्शरी सेक्टर। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, देखो सर्विस सेक्टर में क्या है ना, ज्यादातर जो चीजें हैं वो कैसी हैं कि इनकम गैप बहुत है। मतलब कोई कमा रहा है तो बहुत अच्छा कमा रहा है, और कोई नहीं कमा रहा तो बहुत ज्यादा नहीं कमा रहा। मतलब जो डिफरेंस है ना इनकम का, वो बहुत ज्यादा है। जो कमा रहा है, जो अर्न कर रहा है, वो तो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, और जिसको नहीं मिल रहा वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्योंकि यहां पे होता क्या है कई बार कि किसी काम के लिए आपको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए होते हैं। अब किसी के पास स्किल्ड नहीं है तो वो बहुत ही कम वेजेस पे काम करता है, और उसकी वो मजबूरी होती है काम करना, और वो करता रहता है क्योंकि उसके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग होते हैं, उनके पास ज्यादा डिग्रियां होती हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं होती, और जब स्किल नहीं होती तो वो मात खा जाते हैं। फिर वो एक ऐसा काम करते हैं जहां पर वो अंडरपेड होते हैं उनकी डिग्री के हिसाब से,
ठीक है ना, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है। तो सर्विस सेक्टर्स इन इंडिया एम्प्लॉय मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। तो अगर हम बात करें हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स की, तो ये वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, बहुत कम लोग देखेंगे, आपको स्किल्ड लोग भी बहुत कम मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन सर्विस सच एज स्मॉल कीपर। जैसा आपने देखा होगा ना, वो एक छोटू होता है, मतलब ये जो दुकानें होती है ना स्टेशनरी वगैरह की, इसमें एक छोटू होता है, छोटू है ना, वो मतलब जो दुकान का जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, वो बोलता है उससे ये लिया वो लिया, वो लाता रहता है, वो भी एक तरह की सर्विसेज दे रहा है, लेकिन उसको क्या मिलता होगा? कुछ भी नहीं मिलता होगा, बहुत कम पैसे मिलते होंगे, और वो तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी पार्ट है। इसके बारे में हम बात करेंगे। शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन है ना, जो पंचर वगैरह जोड़ते हैं, ये सब क्या है? ये भी सर्विस सेक्टर की पार्ट है। लेकिन भाई इनमें क्योंकि ये इतने स्किल्ड नहीं है, तो बहुत कम इन्हें पैसे मिल रहे हैं, है ना। और ये जो लोग हैं ना, वो यहाँ पर मतलब अपनी जो एक होता है ना बेयरली अपने लिविंग सोर्स भी जो है ना वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एक जो अर्निंग ऑफ जो सोर्स ऑफ अर्निंग जो होता है, सोर्स ऑफ जो अर्निंग होता है वो भी इतनी कम होती है कि अपने डे टू डे जो नॉर्मली जो खर्चे होते हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आई होप आपको इतनी चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। सो दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग येट दे परफॉर्म दीज सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम, हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोन इन इंपॉर्टेंस। मतलब कोई एक ऐसा पार्ट, मतलब एक जो पार्ट है जो सर्विस का काम कर रहा है, जो हाईली स्किल्ड काम कर रहा है, वही ग्रो कर पा रहा है। बाकी कोई मतलब इनइक्वालिटी बहुत है। एक ऐसा तबका है जो कि बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, एक ऐसा तबका जो बिल्कुल ग्रो कर ही नहीं पा रहा। तभी मैं बोल रहा हूं कि भाई यहां पे टर्सरी सेक्टर में इनइक्वालिटी एक अलग ही लेवल की है। क्लियर हुआ ना? चलिए अब यहां पे देखो, अब यहां पे थोड़ा एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। ये भी मैंने बता दिया आपको। अरे मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो देखो यहां पे थोड़ा सा शेयर ऑफ जीडीपी में अगर आप देखोगे और एम्प्लॉयमेंट में देखोगे आप, अभी भी है ना, अगर हम 1977 का डेटा देखें तो देखो यहां पे ध्यान से 71% जो एम्प्लॉयमेंट है कौन दे रहा है? प्राइमरी सेक्टर दे रहा है। लेकिन आप देखो अब इसमें ना सडनली डिक्रीज देखने को मिलना चाहिए था कि भाई जो प्राइमरी सेक्टर पे लोग डिपेंडेंट कम होने चाहिए थे, लेकिन यहां पे नहीं हुआ। सिर्फ 71 से 44% पे आया है। और यहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है ना टर्सरी सेक्टर में 18% था कब? 1977 में। लेकिन अब कितना है? 31%। मतलब हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स भी नहीं हुआ। 18 से 31 हुआ है, मतलब हम बोल 36 भी नहीं हुआ, मतलब 2 टाइम्स भी नहीं हुआ। तो ये बहुत कम है और ये चीज डराने वाली है काफी। क्योंकि देखो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं ना, उसमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है इसका भी सुन लो। जैसे मैं बताऊं कि प्राइमरी सेक्टर में मान के चलो हम बात कर लेते हैं फार्मिंग की, कि एक कोई फैमिली है, वहां पे 5 लोग हैं, फैमिली में 5 बहन भाई हैं, पिताजी हैं, उनको मिला के 5 लोग हैं। वो खेत में काम कर रहे हैं। अब वो जो खेत में काम कर रहे हैं, जिस लैंड पे वो काम कर रहे हैं, वहां पे रिक्वायरमेंट सिर्फ दो लोगों की है ना, वहां पर रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 लोगों की है, लेकिन 5 लोग काम कर रहे हैं। अब देखने में तो लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी दे आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। क्योंकि बाकी का जो 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका जो प्रोडक्शन है वो तो नील हुआ ना। और भाई एक बात तो कोई काम है उसको करने में सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है, तीसरे की जरूरत है ही नहीं, ना चौथे की ना 5वें की, और जबरदस्ती 5 लोग काम कर रहे हैं उसमें। तो बाकी के जो 3 लोग लगे हुए हैं उनका प्रोडक्शन तो नील हुआ ना। तो फिर कैसा एम्प्लॉयमेंट? उन्हें कौन से पैसे मिल रहे हैं? अपनी फैमिली के काम कर रहे हैं। अब कहने को तो आपको लग रहा है कि भाई ये एम्प्लॉयड है, लेकिन दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड। तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट होता क्या है कि आपकी जो स्किल्स है उसके हिसाब से आपको काम नहीं मिल पा रहा है, या फिर आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिल पा रही, जितनी आपकी स्किल्ड है उस हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल पा रही। तो ये एक अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है। मतलब आप एम्प्लॉयड तो हो, या फिर आप ये भी एक सिचुएशन आ जाती है कि हाँ आप जो है काम ही नहीं करना चाहते क्योंकि आपको उस हिसाब का काम मिल ही नहीं पा रहा। ठीक है ना? तो ये इंडिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन बहुत ज्यादा भारी मात्रा में जो देखने को मिलती है। आपने देखा होगा ना, सरकारी नौकरी की जो तैयारी करते हैं, ये भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट ही है, जो 28 साल 30 साल तक जो तैयारी करते रहते हैं स्टूडेंट के नाम पे। ये भी क्या एक तरह का, ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट ही है। ठीक है ना? चलिए, तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे आप देख लो भाई, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर में अभी भी जो है सबसे ज्यादा जो हमारे एक चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? प्राइमरी सेक्टर में है। Why didn't a similar shift out of primary sector happen in case of employment? So while production in the service sector rose by 14 times, employment in service sector not even rose 2 times. है ना? समझ में आया? ठीक है। More than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only about 1/6 of the GDP. Secondary and tertiary sector produce the rest of the produce, where they employ less than half of the पीपल। मतलब सोच के देखो, यहां पे उल्टा हिसाब है।
अगर मैं बात करूं जीडीपी की, तो जीडीपी में आप देखोगे जो हमारा सर्विस सेक्टर है 14 टाइम्स बड़ा है, आधे से ज्यादा 70% की बात कर रहा हूं मैं। 70% जो जीडीपी है कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? टर्सरी सेक्टर। लेकिन काम के नाम पर वो प्राइमरी सेक्टर से आधा भी काम नहीं दे रहा। 40% है प्राइमरी सेक्टर का, और इसका कितना 18%, सॉरी बोल रहा हूं 14%, 30%, अब हुआ है 13%, 30%। तो ये काफी डिफरेंस है कि भाई आप जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट कर रहे हो लेकिन आप काम नहीं दे पा रहे। ठीक है ना। ये अब हाँ, यहां पे थोड़ा सा एक लक्ष्मी का एग्जांपल दे रखा है, लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी की हम बात करें तो यहां पे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था ना कि खेत में, तो लक्ष्मी भी यही है ना। 2 हेक्टेयर इनके पास जमीन है और अनइरिगेटेड एक लैंड है इनके पास, है ना। और उसमें जो है ये खेती कर रहे हैं किसकी? ज्वार की और अरहर की। अब इनके फैमिली में 5 लोग हैं, है ना। अब 5 लोग हैं, 5 लोग इनकी फैमिली में काम कर रहे हैं। एंड यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, नन ऑफ रिमेन्स आइडल, बट इन एक्चुअल फैक्ट दैट लेबर एफर्ट्स गेट्स डिवाइडेड, ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं लेकिन कोई भी फुली एम्प्लॉयड नहीं है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, वेयर पीपल आर अपरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। अब उतने की जरूरत ही नहीं है, आपने घुसा तो 5 लोग रखे हैं खेत में, लेकिन जरूरत नहीं है ना उतने की, तो उनका कोई उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है प्रॉपर। तो इट्स अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। और ये जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एक नाम और देते हैं, हिडन एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये दिखते नहीं है ना। आपको देखने में तो लग रहा है 5 लोग काम कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज हिडन एम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली, है ना। इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो है इसको हम बोल देते हैं। ठीक है। अब यहां पे बोल रखा है देखो, नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड Sukhram comes and hire one of the 2 members of the family to work on his land. So Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब जैसे मैं उन 5 लोगों में से 2 लोगों को किसी एक सुखाराम नाम के इंसान ने हायर कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी फैमिली में 2 जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के काबिल हो जाएंगे। बाकी तो एक ही खेत में लगे हुए थे, ठीक है ना। सिंस यू डू नॉट नीड 5 people to look after the small plot, 2 people moving out doesn't affect the production on their farm. तो बेसिकली बोला जा रहा है कि यहाँ पे अगर 2 लोग हट भी जाएंगे ना उस फार्म से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है प्रोडक्शन पे। बाकी 2 लोग हट के कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं तो वेजेस एक्स्ट्रा ही आएंगी, ठीक है ना। और यहां पे ये भी दे रखा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोस्ट ऑफ द जो केस है ना डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, ये एग्रीकल्चर सेक्टर भी देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है, ये हर सेक्टर में देखा जाता है। आपने देखा होगा ना जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, है ना, जिन्हें दिहाड़ी मिल जाती है दिन की। आपने देखा होगा ना डेली, आपने किसी टाउन में देखा होगा डेली एक जगह भीड़ लग जाती है ना, वहां पे फिर लोग आते हैं काम के लिए, जिसे काम मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, है ना। तो ये कैजुअल वर्कर्स होते हैं, इनका कोई गारंटी नहीं होती है, इनकी कोई फिक्स नहीं होता इनका वेजेस वगैरह, या फिर इनकी जो एम्प्लॉयमेंट की जो आप बोल सकते हो जो शर्तें होती है, इनकी जो कंडीशन जो होती है वो भी फिक्स नहीं होती, तो उसको हम कैजुअल वर्कर्स बोल देते हैं। तो इनका भी कुछ ऐसा ही होता है ना। जितनी इनकी स्किल्स होती हैं और जो भी इनके पास टैलेंट होता है उसके हिसाब से इन्हें काम नहीं मिल पाता। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो जनरेट होती है। क्लियर हुआ? अब हाँ, अब इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था 2005 में, जिसको बोलते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार योजना बेसिकली था। इस एम्प्लॉयमेंट एक स्कीम थी और इस एम्प्लॉयमेंट स्कीम में सरकार ने वादा किया कि हम ना आपको 100 दिन काम देंगे, हम आपको 100 दिन काम देंगे, और अगर गवर्नमेंट 100 दिन का काम कमिट नहीं कर पाती तो आपको वहां पर 100 दिन का ना रोजगार भत्ता भी मिलेगा, आपको अलाउंसेस मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेंगे। अगर सरकार 100 दिन काम नहीं दे पाती आपको तो आपको 100 दिन का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा। तो ये प्रोग्राम कौन सा था? मनरेगा था। पहले इसका नाम नरेगा था, उसके बाद इसको हटा के मनरेगा कर दिया महात्मा गांधी के नाम पे, ठीक है ना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो ये थी स्कीम ये। तो ये आपको पढ़ लेना है यहां पर। और यहां पर हाँ सब कुछ आपको 100 डेज का जो यहां पर गारंटी स्कीम दी गई थी कि 100 दिन जो है गवर्नमेंट आपको काम देगी, ठीक है। चलिए ये सारे हो गया। अच्छा, हमने क्या किया, अब थोड़ा सा हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है कि देखो अब यहाँ पे सीन ये है कि हमने 3 जो मेजर जो पार्ट है वो पढ़ लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हमने अपनी इकोनॉमी को और भी फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके बाद भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब हमने कि जिस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब वो सेक्टर में प्रॉपर चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही हैं या फिर अनऑर्गेनाइज्ड है, उसमें भी हमने 2
में फर्दर डिवाइड कर लिया है ना, हमने इकोनॉमी को फर्दर डिवाइड कर लिया ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब जहां वो एम्प्लॉय है, जहां वो नौकरी कर रहा है बेचारा, तो वहां पे चीजें सही हैं, बेहतर हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, वहां पे जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया है। तो देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इट इज अ सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड। जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं। यहां पे आपका प्रॉपर पीएफ कटेगा, इंश्योरेंस होगा, प्रॉपर टाइम पे सैलरी आएगी, प्रॉपर आपके वर्किंग आवर्स होंगे, प्रॉपर यहां पे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो यहां पे बिल्कुल उल्टा होता है। यहां पे कोई भी आपके टर्म्स जो होते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके वो फिक्स नहीं होते, आपको कभी भी निकाल सकते हैं, आपका कोई पीएफ नहीं कटता, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जाती आपको, आपका कोई इंश्योरेंस नहीं होता, और यहां पर आप धक्के खाते फिरते हो, और यहां पे आपको कम भी पे किया जाता है एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हमने डिवाइड कर लिया, और आप देखोगे हमारे यहां पर आप देखोगे ना, तो मैक्स टू मैक्स 80 to 90% जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कि जो सेक्टर्स हैं जो जॉब दे रहे हैं, अब वो कौन से सेक्टर्स हैं, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के कंट्रोल में है, तो उसके बेसिस पे भी हमने सेक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की बात करूं, यहां पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, जो भी कंपनीज आती हैं, वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट का मैक्सिमम शेयर होता है, ओनरशिप होती है। और यहां पर जो गवर्नमेंट, यहां पे जो मेन जो एम होता है इन सेक्टर्स का, पब्लिक सेक्टर का, वो होता है पब्लिक सर्विस, समाज सेवा के लिए जो है कंपनी बनी होती है। यहां पे प्रॉफिट मेकिंग जो है सेकेंडरी चीज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, यहां पे जो कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो किसी इंडिविजुअल की होती हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की होती हैं, प्राइवेट, निजी होता है ये खुद का, है ना। और यहां पर बेसिकली जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रॉफिट अर्निंग के बेसिस पे लिए जाते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो उस बेसिस पे हमने प्राइमरी और एक और होता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर की हम बात करें तो उसमें गवर्नमेंट का और प्राइवेट का दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है ना, तो जॉइंट सेक्टर के बारे में नहीं दिया गया यहाँ पे, बट हाँ आप पब्लिक और प्राइवेट के बारे में जान लो। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। मतलब जो ओनरशिप होती है वो ज्यादातर एसेट्स वगैरह जो होते हैं वो किसके होते हैं, गवर्नमेंट्स के होते हैं। द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, इट मेन एम टू पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक वेलफेयर जो है प्राइमरी चीज है, सेकेंडरी क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, यहां पे उल्टा है बिल्कुल। यहां पे जो मेन इनका जो एम होता है, ठीक है ना, मेन पर्पस जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करने का होता है। यहाँ पे जो ओनरशिप होती है वो किसी प्राइवेट पर्सन के हाथ में आती है, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में आती है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। आई होप आपको पूरा जो चैप्टर है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ डिटेल में नहीं था, बस मैंने थोड़ा सा समरी एक्सप्लेन किया। अगर आपका एग्जाम है, कोई यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, तो अगर आप 1-2 घंटे पहले देख लेते हो 2x की स्पीड पे, तो सब कुछ जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो भाई विदा लेते हैं आपसे, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।